एक कंपनी जो तकरीबन दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी, वो आज 9600 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कौन है वो कंपनी, क्या है कंपनी की कहानी, भारत के ग्रोथ स्टोरी की झलक कैसे उस कंपनी में समाहित है, आज के वीडियो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। जानेंगे कंपनी के कारोबार और फाइनेंसिंग से जुड़े तमाम डिटेल। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। एक कंपनी जो कभी दिवालिया होने की कगार पर थी, कर्मचारियों के वेतन में 50 से 70% तक की कटौती कर ली गई थी। फाउंडर को पिछले 1.5 साल से 1 रुपये की भी सैलरी नहीं मिली थी, तो हितैषियों ने सलाह दिया कि कंपनी बंद कर लो। दीप कालरा जिद पर अड़े हुए थे। हर सवाल का उनके पास एक ही जवाब था, बस 1 तिमाही और देखते हैं। देखते देखते कंपनी की 40 कर्मचारियों की टीम घटकर महज 12 लोगों की रह गई। कंपनी को छोटे ऑफिस में शिफ्ट करने की नौबत आ गई। फिर नुकसान पर नुकसान को देखते हुए प्रतिबद्धता जवाब दे गई। दीप कालरा ने तय किया कि कंपनी बेच देंगी, लेकिन कम से कम $10 मिलियन की पेशकश होनी चाहिए। संभावित खरीदार की पहली पेशकश $5 मिलियन की थी। कालरा जी को बात नागवार गुजरी, साफ मना कर दिया। फिर सौदेबाजी शुरू हुई। कुछ घंटों में कीमत धीरे धीरे बढ़कर $7 मिलियन तक पहुंच गई, लेकिन $10 मिलियन का वैल्यूएशन अब भी नहीं मिला। खैर, बात फिर वहीं आकर थम गई, बस 1 तिमाही और। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मेक माई ट्रिप बची कैसे। साल 2000 के आसपास दुनिया इंटरनेट क्रांति के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका में .com बूम चल रहा था। निवेशक किसी भी इंटरनेट कंपनी में पैसा लगाने को तैयार थे, लेकिन इसी दौरान भारत में इंटरनेट की हालत बिल्कुल अलग थी। साल 2000 में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या सिर्फ 50 से 55 लाख के आसपास थी। ब्रॉडबैंड करीब नहीं के बराबर था। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था। क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या बहुत कम थी। ज़्यादातर लोग टिकट ट्रैवल एजेंट से खरीदते थे। ऑनलाइन पेमेंट को लेकर भरोसा नहीं था। साथ ही लोग अपने कार्ड की जानकारी वेबसाइट पर डालने से कतराते थे। यानी जिस समय मेक माई ट्रिप की शुरुआत हुई, भारत तब इसके लिए तैयार नहीं था, या यूँ कहें कि भारत में इसके लिए बाजार तैयार नहीं था। साल 2002-2001 में .com बबल फूटा। नैस्डैक तकरीबन 78% टूट गया। Pets.com, Web1, eToy जैसी सैकड़ों इंटरनेट कंपनियां बंद हो गई। अरबों डॉलर का निवेश डूब गया। टेक कंपनियों की फंडिंग अचानक रुक गई। इसी दौर में मेक माई ट्रिप भी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन साल 2005 से 2007 के बीच हालात बदलने लगे और इसी बदलते हालात ने भी कंपनी का साथ दिया। इंटरनेट यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ने लगा। ICICI और SDFC जैसे बैंक ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने लगे। एयरलाइंस डिजिटल टिकटिंग की तरफ बढ़ी। 2005 से 2006 के बीच ही लो कॉस्ट एयरलाइन का विस्तार हुआ। लगातार हुए घाटे के बाद कंपनी ने इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट की शुरुआत के साथ कंपनी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बनाया। धीरे धीरे होटल, फ्लाइट, ट्रेन और बस टिकट बुकिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना शुरू किया। कंपनी यही नहीं रुकी। समय के साथ मेक माई ट्रिप ने गोआई बीबो और रेड बस जैसे प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया। इसके अलावा कंपनी ने हॉलिडे पैकेज, वीज़ा सर्विस और दूसरे ट्रैवल कारोबार में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई। आगे बढ़ने से पहले एक बार रेड बस के अधिग्रहण पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए ये करार बेहद खास था। कंपनी ने जब $1.8 बिलियन में रेड बस का अधिग्रहण किया, तब बस टिकटिंग डिजिटल नहीं हुई थी। साथ ही छोटे शहरों में ट्रैवल डिमांड बढ़ रही थी। इस अधिग्रहण से मेक माई ट्रिप को टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंच बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। आज रेड बस भारत के अलावा कई देशों में काम करता है। कंपनी ने अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में भी एक बड़ा बदलाव किया। कंपनी ने अपनी बस टिकटिंग यूनिट रेड बस इंडिया को मेक माई ट्रिप इंडिया में मर्ज कर दिया। इसके बाद मेक माई ट्रिप, गोआई बीबो और रेड बस एक ही ब्रांड के तहत आ गए। इस बदलाव के बाद मेक माई ट्रिप के लिए भारत में आईपीओ लाना और आसान हो गया। आज कंपनी के पास करीब 8.7 करोड़ रिटेल ग्राहकों और 77,000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट कस्टमर का डेटाबेस है। इसके अलावा ऐप डाउनलोड 54.9 करोड़ के पार जा चुका है। 3.25 करोड़ होटल रूम और 10.46 करोड़ से ज़्यादा बस टिकट बुकिंग प्रोसेस हो चुकी है। Investing.com के मुताबिक कंपनी के पास मार्च 2026 तक $424.83 बिलियन यानी तकरीबन 3600 करोड़ रुपए का कैश फ्लो और कैश इक्विवेलेंट था।
कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है वैसे एसेट जिसे ज़रूरत पड़ने पर कैश में बदला जा सके। वहीं FY25 में कैश का ये आंकड़ा करीब 508.9 मिलियन डॉलर था, यानी एक साल में कंपनी के कैश इन्वेंट्री में करीब 16.5% की गिरावट आई है। FY26 के अंत तक कंपनी की कुल संपत्ति तकरीबन 1.75 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए थी। अगर ग्राहकों और पार्टनर्स से मिलने वाले पैसे की बात करें तो FY26 में अकाउंट रिसीवेबल करीब 163 मिलियन डॉलर रहे। इसका मतलब है कंपनी का कारोबार बढ़ा है और होटल, एयरलाइंस और दूसरे पार्टनर्स के साथ लेन देन में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बैलेंस शीट में कंपनी के कर्ज में भारी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। FY26 में मेक माई ट्रिप का कुल कर्ज बढ़कर 1.41 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। FY25 में कंपनी का कुल कर्ज केवल 236 मिलियन डॉलर था, यानी एक साल में कर्ज में लगभग 495% की बढ़ोतरी हुई है। निवेशकों के लिए यही सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। कंपनी के ऊपर लायबिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। FY26 में कंपनी की कुल लायबिलिटी करीब 343.21 मिलियन डॉलर थी। FY26 में कंपनी की कुल शेयर धारक इक्विटी -58.46 मिलियन डॉलर रही। हालांकि निगेटिव इक्विटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंपनी संकट में है। कई बार निगेटिव इक्विटी शेयर बायबैक, एक्विजिशन और पुराने नुकसान की वजह से भी माइनस में होता है। कुछ दिनों पहले हमने आपको कार देखो के IPO की तैयारी के बारे में बताते हुए कुछ किस्सा बयान किया था। मेक माई ट्रिप की जर्नी भी कुछ एक जैसी ही रही है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास खुद का एक भी होटल नहीं है, जिसकी अपनी कोई एयरलाइंस नहीं है, जिसकी अपनी कोई बसें नहीं हैं, वो अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। इतना ही नहीं, मेक माई ट्रिप जुलाई 2006 के बाद अमेरिका में IPO लाने वाली पहली न्यू एज टेक भारतीय कंपनी बनी थी। इस IPO के जरिए करीब 70 मिलियन डॉलर जुटाने में कंपनी कामयाब रही थी। और अब रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी मेक माई ट्रिप ने सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल DRHP दाखिल कर दिया है। क्योंकि कंपनी ने DRHP के लिए कॉन्फिडेंशियल रूट चुना है, यानी शुरुआती स्टेज पर इशू साइज, वैल्यूएशन, प्राइस बैंड जैसी जानकारियाँ पब्लिक नहीं की जाएंगी। सिर्फ रेगुलेटर के साथ ड्राफ्ट शेयर होंगे और बाद में मार्केट कंडीशन के हिसाब से टाइमिंग और स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया जा सकेगा। इशू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, JP मॉर्गन इंडिया और मॉर्गन स्टैनली इंडिया को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। कंपनी के पास कमाई के कई सोर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बुकिंग से मिलने वाले कमीशन। अगर कोई ग्राहक फ्लाइट, होटल, ट्रेन या बस का टिकट बुक करता है तो कंपनी उससे कमीशन कमाती है। दूसरा, होटल और एयरलाइंस कंपनियां अपने ऑफर और विज्ञापन दिखाने के लिए मेक माई ट्रिप को पैसे देती हैं। तीसरा, कंपनी हॉलीडे पैकेज, विदेशी यात्रा, वीज़ा और प्रीमियम सर्विसेज के जरिए कमाई करती है। चौथा, GoIbibo और रेड बस जैसे प्लेटफॉर्म से भी कंपनी अच्छी कमाई करती है। मेक माई ट्रिप की असली ताकत उसका एसेट लाइट मॉडल है। इस मॉडल में कंपनी खुद बड़े बड़े होटल्स, एयरलाइंस या बस नेटवर्क नहीं खरीदती। इसके बजाय वो पार्टनर्स कंपनियों के साथ काम करती है, साझेदारी करती है। इससे कंपनी का खर्च कम रहता है और वह टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसे खर्च कर पाती है। लेकिन कंपनी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इज़ माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप और यात्रा जैसी कंपनियों से मजबूत कंपटीशन मिल रहा है। होटल और एयरलाइन कंपनियां अपने डायरेक्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रही हैं। ट्रैवल सेक्टर पूरी तरीके से इकोनॉमी पर निर्भर रहता है। अगर मंदी या महामारी आती है तो कारोबार पर सीधा असर होता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी डिस्काउंट और मार्केटिंग पर खर्चों में लगातार इजाफा हो रहा है। AI, डेटा एनालिटिक्स और नई टेक्नोलॉजी में भी लगातार निवेश करना जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रैवल और फॉरेन करेंसी में उतार चढ़ाव का भी कंपनी के कारोबार पर सीधा असर होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बढ़ते ट्रैवल डिमांड ने कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को और सुधारा है। IPO से मिलने वाले पैसे और शेयर बिक्री से कंपनी अपना कैश फ्लो मजबूत करना चाहती है। कंपनी IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक्विजिशन और कुछ सिक्योरिटी की बाइक बैक में कर सकती है। मेक माई ट्रिप की भारतीय यूनिट का DRHP अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी के कर्ज, ताज़ा मुनाफे और नुकसान की विस्तृत जानकारी जो है DRHP सामने आने के बाद ही साफ होगी। लेकिन IPO लेने से पहले बतौर निवेशक आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कंपनी के कर्ज में अचानक किन वजहों से बढ़ोतरी हुई है,
कंपनी के कैश फ्लो रिजर्व में हुए बदलाव पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। मुनाफा और कैश फ्लो को नज़रअंदाज नहीं करें। और आखिर में जब आईपीओ की डीआरएसपी पब्लिक हो तो उसके फाइनेंशियल को ठीक से देखें। जाते जाते कंपनी के मंथली यूजर्स, आय, मार्केट शेयर, होटल पार्टनर, एयरलाइन पार्टनर, कारोबार वाले देशों, सीएजीआर और ग्रॉस बुकिंग वैल्यू के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक FY25 में कंपनी की ग्रॉस बुकिंग वैल्यू 9.8 अरब डॉलर रही। FY24 में ये नंबर 7.95 अरब डॉलर था, यानी एक साल में कंपनी की बुकिंग वैल्यू में करीब 26% की बढ़ोतरी हुई है। FY25 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 978.3 मिलियन डॉलर यानी करीब 8400 करोड़ रहा। वहीं FY26 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1.04 अरब डॉलर हो गया। कोरोना काल के दौरान मेक माई ट्रिप को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उससे उबरने के बाद FY25 में कंपनी ने 95.3 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया। FY26 में ये बढ़कर 1.04 अरब डॉलर पहुंच गया। FY22 से FY26 के बीच कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 36% CAGR की दर से बढ़ा है। वहीं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो FY26 में ये बढ़कर 189 मिलियन डॉलर हो गया। मार्च 2026 की तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40.5 मिलियन डॉलर रहा। साथ ही एक अहम बात और, भारत की ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में मेक माई ट्रिप और उसके ब्रांड्स गोवा, आईबीबो और रेड बस की हिस्सेदारी करीब 30 से 35% के आसपास मानी जाती है। अब पूरे स्टोरी के निष्कर्ष पर चलते हैं। मेक माई ट्रिप की जर्नी में भारत के ग्रोथ स्टोरी की भी झलक है। ये महज एक ट्रैवल वेबसाइट की कहानी नहीं है। जब भारत में इंटरनेट नहीं था, लोग ऑनलाइन भुगतान से डरते थे, निवेशक भाग चुके थे और पूरी दुनिया इंटरनेट कंपनियों पर भरोसा खो चुकी थी। अगर 2001 में दीप कालरा 7 मिलियन डॉलर में कंपनी बेच देते तो शायद भारत की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनियों में से एक ये कभी नहीं बन पाती। आज मेक माई ट्रिप के पास ना कोई होटल है, ना अपना एयरलाइंस है, लेकिन फिर भी कंपनी ने टेक्नोलॉजी, डेटा और नेटवर्क्स के दम पर एक पूरा ट्रैवल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि अगला एक्सप्लेनर आपको किस कंपनी के बारे में, किस आईपीओ के बारे में देखना है या जानना है।